दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रज्ञा मंडल के चरम पर। रेस्टोरेंट में काफी देर तक रुकने के बाद आकर्ष को इस बारे में भी पता चल चुका था कि वहां पर रुकने के लिए उत्तम जगह क्या हो सकती है। शहर में रुकने की 3 मुख्य जगहें थी। सबसे पहले तो किसी भी समूह के साथ जुड़कर उनके द्वारा आरक्षित क्षेत्र में रुकना। दूसरी जगह थी ऐसे घर जो पहले से ही किसी के द्वारा आरक्षित हो, यानी कि एक रूप से अवैध कब्जा करना। और तीसरी जगह थी सराय। देखा जाए तो सबसे सुरक्षित जगह यही थी, क्योंकि एक तो इन्हें बड़े बड़े समूहों का समर्थन प्राप्त होता था और दूसरा इनमें रहने के लिए किसी के भी समूह में शामिल होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हाँ, यहाँ पर रहने के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। सराय 3 प्रकार के स्थान रहने के लिए देता था। सबसे पहले तो छोटा कमरा, उसके बाद था एक घर जो मूल रूप से सराय का ही हिस्सा होता था, और तीसरा स्थान था महल, जो जितना सुविधाजनक था उसकी कीमत उतनी ही बड़ी होती थी। आकर्ष यहाँ पर काफी लंबे समय तक रुकने वाला था, तो उसने फैसला किया कि वह सराय में रुकेगा। अपना खाना खत्म करने के बाद उसने अपना बिल चुकाया और फिर रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर रुकने के लिए कोई सराय ढूंढने लगा। रेस्टोरेंट से थोड़ी ही दूरी पर एक सराय थी जिसका नाम था सुस्वागतम सराय। सराय के दरवाजे पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, जैसी कि सामान्य तौर पर देखी जाती थी। इसलिए आकर्ष को थोड़ा अजीब लगा, पर फिर भी उसने सराय के भीतर प्रवेश किया और काउंटर पर आ गया। काउंटर के पीछे एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी बैठा था। यह शैल मंडल के पहले स्तर का योद्धा है। वरिष्ठ पिनाक की आवाज आकर्ष को सुनाई पड़ी। सुनकर आकर्ष को और आश्चर्य हुआ। अगर काउंटर पर बैठने वाला व्यक्ति ही शैल मंडल के पहले स्तर का योद्धा था, तो सराय को नियंत्रित करने वाला उसका मालिक किस स्तर का योद्धा होगा। सराय में मेहमान को आया देख सामने बैठे बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए पूछा, कहिए महोदय, आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? उसकी आवाज में विनम्रता साफ झलक रही थी। आकर्ष जैसा योद्धा भी साफ देख पा रहा था कि यह मात्र दिखाने के लिए तो नहीं था। मुझे रहने के लिए एक स्थान चाहिए, आकर्ष ने जवाब दिया। बिल्कुल मिल जाएगा। बताइए आपको क्या चाहिए? एक कमरा, एक घर या फिर एक स्वतंत्र महल? बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने पूछा। कीमत के आधार पर तीनों में कितना अंतर रहेगा? आकर्ष ने पूछा। कमरा एक छोटी जगह है। अगर आपको आराम करने के लिए जगह चाहिए तो यह आपके लिए उत्तम रहेगा। इसकी कीमत रहेगी तीसरे स्तर का एक योग मणि, वह भी सिर्फ दिन के लिए। रात की कीमत तीसरे स्तर के 2 योग मणि। घर क्षेत्रफल की दृष्टि से थोड़ा बड़ा होगा। यहाँ पर आप न सिर्फ शांति से साधना कर सकते हैं, बल्कि घर में मौजूद बगीचे में बैठकर अपने चिंतित मन को शांति भी दे सकते हैं। बाहर के शोर वाले वातावरण से अगर आपको मुक्ति चाहिए तो यह स्थान आपके लिए उत्तम रहेगा। इसकी कीमत रहेगी दूसरे स्तर का एक योग मणि, वह भी सिर्फ दिन के लिए। रात की कीमत दूसरे स्तर के 2 योग मणि। महल इन सबसे अलग रहेगा। यहाँ की सुरक्षा सबसे ज्यादा होगी। साथ में आपको कुछ दास भी मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर भोग विलास के लिए आए हैं तो यह स्थान आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा। इसकी कीमत पहले स्तर का एक योग मणि, वह भी सिर्फ दिन के लिए। रात की कीमत पहले स्तर के 2 योग मणि। बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने तीनों स्थानों के बारे में एक एक करके जानकारी दी।
वैसे तो आकर्ष को पहले से उम्मीद थी कि तीनों स्थान महंगे होंगे, लेकिन दिन और रात की कीमत अलग अलग होगी इसकी उसे उम्मीद नहीं थी। वैसे उसके लिए अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि रात की कीमत इतनी ज्यादा क्यों रखी गई थी। स्वाभाविक रूप से यह एक ऐसा शहर था जहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता था, तो रात को ज्यादा सुरक्षा की जरूरत पड़ती थी। ज्यादा सुरक्षा यानी कि ज्यादा कीमत। मैं एक घर लेना चाहूंगा। मुझे 10 दिन यहां पर रुकना है। आकर्ष ने उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी से कहा और रुकने के लिए कुछ कीमत पहले चुका दी। कीमत मिलते ही बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने एक टोकन निकाला और आकर्ष को दे दिया। टोकन पर संख्या 27 लिखी हुई थी। आइए मैं आपको आपका घर दिखा देता हूं। आकर्ष को एक दूसरे व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। यह उस सराय का ही कोई कर्मचारी था। थोड़ी ही देर में वह कर्मचारी आकर्ष को लेकर एक घर के सामने पहुंच गया। यहां पर आकर उसने आकर्ष के उस टोकन को घर के सामने किया। तुरंत ही घर के चारों तरफ एक ऊर्जा का घेरा तैयार हो गया। यह टोकन न सिर्फ आपके घर की चाबी है, बल्कि आपके घर के चारों तरफ मौजूद इस तंत्रजाल को सक्रिय और निष्क्रिय करने का स्रोत भी है। कीमत थोड़ी ज्यादा जरूर है, लेकिन आपको यहाँ पर पर्याप्त रूप से सुरक्षा मिलेगी क्योंकि हमारी सराय को शक्ति सभा समूह का समर्थन प्राप्त है। उस कर्मचारी ने आकर्ष से कहा और फिर वहां से चला गया। शक्ति सभा समूह आकर्ष के लिए अब कोई अपरिचित समूह नहीं था। रेस्टोरेंट में उसने इनके बारे में सुना था। यह कालगढ़ शहर का एक शक्तिशाली और जाना माना समूह था। घर में प्रवेश करने के बाद आकर्ष ने पाया कि अंदर का वातावरण बहुत ही ज्यादा शांत था। बाहर की एक हल्की सी भी आवाज अंदर नहीं आ रही थी। वाकई यह जगह साधना करने के लिए और मन को शांत करने के लिए उत्तम थी। जिस समय पर आकर्ष अपने आगे की योजना के बारे में सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ लवीश के लोगों ने आकर्ष के बारे में पता लगा लिया था। वैसे तो यह आकर्ष का वास्तविक चेहरा नहीं था। शहर में आने से पहले उसने अपने चेहरे को बदल लिया था, लेकिन जब वह सराय में गया था तब उसने अपने उसी चेहरे का इस्तेमाल किया था जो उसने शहर में प्रवेश करते समय किया था, जिस कारण से लवीश के लोगों को पता चल गया कि आकर्ष इस समय सुस्वागतम सराय में रुका हुआ है। जब लवीश तक यह खबर पहुंची तो एक बार के लिए तो वह भी सोच में पड़ गया। सुस्वागतम सराय की उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। उसकी ताकत के आगे इस सराय के लोग कुछ भी नहीं थे। लेकिन इस सराय को जिन लोगों का समर्थन प्राप्त था, उनसे दुश्मनी करने की लवीश की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगर वह अपने पूरे धारा समूह के लोगों के साथ भी शक्ति सभा समूह के खिलाफ खड़ा हो जाए तो भी उनका जीतना संभव नहीं था। फिर अकेले लवीश की उनसे लड़ने की बात तो बहुत दूर थी। क्या वह जानबूझकर सुस्वागतम सराय में रुका है? लवीश ने अपने आप से पूछा। पहले उसे लग रहा था कि आकर्ष को तलवार के बारे में कोई भी जानकारी नहीं रही होगी, लेकिन अब उसे सब कुछ सोची समझी साजिश लगने लगी थी। असल में कालगढ़ शहर में कोई ऐसे ही अपनी खुद की सराय नहीं खोल सकता था। सराय खोलने के लिए भी उन्हें शक्तिशाली समूह का समर्थन प्राप्त करना पड़ता था, और इन शक्तिशाली समूह के पास कम से कम शैल मंडल के 5वें स्तर का योद्धा होना चाहिए था। लवीश जैसा योद्धा इस समूह से बहुत दूर था। उसकी ताकत तो अभी शैल मंडल के 3रे स्तर में ही थी। नहीं, इतनी आसानी से तो मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। लवीश ने गुस्से में दांत पीसते हुए अपने आप से कहा। इसके बाद उसने अपने लोगों को आदेश दिया कि सभी बारी बारी से सुस्वागतम सराय के बाहर जाकर आकर्ष पर नजर रखें। अब जब वो खुद सराय के भीतर नहीं जा सकता था तो उसके पास एकमात्र विकल्प यही बचा था कि आकर्ष को सराय से बाहर आने दे।
केवल तभी ही वह आकर्ष को खत्म कर सकता था और उस तलवार को हासिल कर सकता था जिस पर 1000 तंत्र अभिलेख लगे थे। उसने अपने लोगों को बारी बदलने के लिए इसलिए कहा था ताकि अगर आकर्ष देखे कि कोई उस पर नजर रख रहा है तो भी उसे शक ना हो। लवीश की यह तरकीब काफी अच्छे से काम कर गई। आकर्ष को तो क्या सराय के लोगों तक को शक नहीं हुआ था कि बाहर कोई उनके मेहमान पर नजर रख रहा है। सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से चल रहा था। आकर्ष को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। वह तो अपने घर में आने के बाद उन जादुई अंगूठियों का निरीक्षण करना शुरू कर चुका था जो उसने उन दोनों लोगों को खत्म करके हासिल की थी जो उसे शहर में प्रवेश करते ही मिले थे। दोनों लोगों की जादुई अंगूठियों में तो आकर्ष को कुछ भी खास नहीं मिला। सारा सामान वही था जो किसी सामान्य योद्धा के पास होता था। लेकिन जब उसने उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी की जादुई अंगूठी का निरीक्षण किया तब जाकर उसे पूरी कहानी समझ में आई। शुरुआत में उसे शक हुआ था कि उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी के पास कुछ तो कीमती होगा, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि यह कीमती वस्तु कुछ और नहीं बल्कि एक अस्त्र होगा जिस पर 1000 तंत्र अभिलेख लगे होंगे। 1000 तंत्र अभिलेख वाला अस्त्र कितना कीमती था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि अगर किसी को भी अग्नि गुरुकुल में इस प्रकार के स्तर को खरीदना होता था तो उसे कम से कम 10 करोड़ अंक देने पड़ते थे। 10 करोड़ अंक कोई छोटी रकम नहीं होती थी। गुरुकुल के उच्च अधिकारियों के पास भी इतने अंक होने काफी मुश्किल थे। सिर्फ कुछ गिने चुने योद्धाओं के पास ही इस प्रकार के अस्त्र होते थे। यानी कि अग्नि गुरुकुल में भी अगर इसे बेचा जाए तो आकर्ष अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता था। वैसे तो अस्त्र बेचना फायदेमंद होता, लेकिन आकर्ष ने ऐसा करने का इरादा थोड़ी ही देर में त्याग दिया। यह अस्त्र बेचने से ज्यादा उसके काम तब आ सकता था जब वह इसका इस्तेमाल अपने दुश्मनों पर करें। वैसे भी उसके पास जो शक्ति स्तंभ वाली तलवार थी वह दुश्मनों का ध्यान कुछ ज्यादा ही खींच रही थी। ऐसे में इस प्रकार की दूसरी तलवार का होना उसे कई जगह पर बचा सकता था। कुछ देर तक उस तलवार का निरीक्षण करने के बाद आकर्ष ने उसे अपनी जादुई अंगूठी में रखा और फिर साधना करने बैठ गया। उसका ऊर्जा स्तर इस समय प्रज्ञा मंडल के तीसरे स्तर में था। नव मंडल में प्रवेश करने के लिए पहले प्रज्ञा मंडल के चरम पर पहुंचना जरूरी था। एक ही समय पर वह सारे काम नहीं करता था। कुछ समय वह अपनी दिव्य योग्यताओं को देता था, कुछ अपनी युद्ध कलाओं को और कुछ समय आपकी साधना को। अभी दिव्य योग्यता और युद्ध कलाओं पर काम नहीं किया जा सकता था तो उसने साधना करने का फैसला किया। अब आकर्ष तो अपनी साधना में बैठ चुका था, लेकिन दूसरी तरफ अग्नि गुरुकुल में किसी की नींद उड़ चुकी थी। अविनाश गुस्से से पागल हो चुका था और जोरों से चिल्लाए जा रहा था। अगर कोई और होता तो शांति भंग करने के लिए उसे सजा मिलती, लेकिन अविनाश को किसी ने भी कुछ नहीं कहा। आखिरकार वह गुरुकुल के 8 सबसे प्रतिभाशाली शिष्यों में शामिल था। पहले उसका स्थान दूसरा था, लेकिन अब आकर्ष ने उसका स्थान ले लिया था, जिस कारण से अभी के समय गुरुकुल की शूरवीर सूची में उसका स्थान तीसरा हो गया था। जो भी उसकी चीख सुन रहा था उनको तो यही लग रहा था कि अविनाश इस बात पर गुस्सा है कि आकर्ष ने उसका स्थान ले लिया है। अब उन्हें क्या पता था कि अविनाश के चिल्लाने की वजह तो कुछ और ही थी। अविनाश इसलिए चिल्ला रहा था क्योंकि वह साधना नहीं कर पा रहा था। पूरा ध्यान केंद्रित करने के बाद भी वह उतनी रफ्तार से ऊर्जा अवशोषित नहीं कर पा रहा था जैसे कि पहले किया करता था। शुरुआत के कुछ दिनों तक तुम अविनाश को लगा कि यह बस उसके हार का दुष्प्रभाव है। हो सकता है वह मानसिक रूप से कमजोर पड़ चुका हो। लेकिन जब कई दिन बीत जाने के बाद भी वह अपनी साधना नहीं कर पाया, तब जाकर उसे कुछ शक होने लगा। उसका पहला शक अपने चक्र मूल पर ही गया।
उसे समझने में देर नहीं लगी कि उसके चक्रमूल के साथ गड़बड़ है और इस गड़बड़ का कारण आकर्ष है। पता करने के लिए वह अपने महल से बाहर निकला और अपने मास्टर से मिलने आ गया। अविनाश के मास्टर का नाम सुबाहु था। वह एक प्रथम श्रेणी के एल्डर थे। गुरुकुल में जितने भी प्रथम श्रेणी के एल्डर थे उनके लिए काफी ऊंचाई पर द्वीप बने हुए थे, जहां पर सभी शिष्यों के जाने पर पाबंदी थी। जो इन एल्डरों के शिष्य होते थे सिर्फ वही वहां पर जा सकते थे। उस जगह का पहरा इस समय एक द्वितीय श्रेणी का एल्डर दे रहा था। पहले जब उसने देखा कि कोई शिष्य उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है तो वो उस शिष्य पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जब उसने उसके चेहरे को देखा तो वह अपनी जगह पर ही रुक गया। उसका सारा गुस्सा एक ही पल में गायब हो गया और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसी मुस्कुराहट के साथ उसने अविनाश से पूछा, अविनाश तुम यहाँ पर? लेकिन अविनाश ने उसके सवाल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। अगर किसी और ने ऐसा किया होता तो द्वितीय श्रेणी के एल्डर को गुस्सा आता, लेकिन अविनाश की इस हरकत का उसने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। अविनाश सीधा अपने मास्टर से मिलने के लिए उनके महल में आ गया। जब उसने अपने मास्टर को आवाज लगाई तो अगले ही क्षण उसके सामने एक मध्य अवस्था का आदमी प्रकट हो गया। यह उसके मास्टर सुबाहु थे। आकर्ष के साथ तुम्हारे मुकाबले के बारे में मैंने सुना। जो हुआ उसे भूल जाओ। ऐसा कोई नहीं होता जो अपने जीवन में कभी हारता ना हो। एक सच्चा योद्धा वही होता है जो हारने के बाद अपनी कमी को समझे और उस कमी को सुधारकर फिर से मुकाबले के लिए तैयार हो। तुम कोई कमजोर व्यक्ति नहीं हो। थोड़ी कोशिश करोगे तो आकर्ष से आगे निकल सकते हो। सुबाहु ने अविनाश को समझने की कोशिश की। उनके मुताबिक तो उनका शिष्य अविनाश उनके पास इसीलिए आया था क्योंकि आकर्ष के साथ हुए मुकाबले के बाद वह शर्मिंदा महसूस कर रहा होगा। मास्टर, मैं भी बदला लेना चाहता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं ऊर्जा महसूस नहीं कर पा रहा। अगर ऊर्जा महसूस कर भी पा रहा हूं तो भी उसे अवशोषित नहीं कर पा रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अविनाश ने लगभग रोते हुए कहा। इससे पहले तो सुबाहु ने इस पूरे मामले को हल्के में लिया था, लेकिन अपने शिष्य की बात सुनने के बाद एकदम से उनके चेहरे के भाव भी गंभीर हो गए। उन्होंने तुरंत अविनाश के ललाट पर अपनी उंगली रखी और उसके आत्ममंडल में झांककर उसके चक्रमूल को ढूंढने की कोशिश की। एक शैल मंडल के योद्धा के लिए चक्रमूल को ढूंढना बस 1 से 2 मिनट का काम होता था, लेकिन 5 मिनट बीत चुके थे और अभी तक अविनाश के आत्ममंडल में कहीं पर भी चक्रमूल नहीं मिला था। यह देखकर सुबाहु के चेहरे पर भी चिंता का भाव झलकने लगा। अपने मास्टर के चेहरे पर यह भाव देख अविनाश भी चिंता में पड़ गया। क्या हुआ मास्टर? क्या सब ठीक है? अविनाश ने पूछा। कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हारा चक्रमूल गायब है अविनाश, सुबाहु ने गंभीर स्वर में जवाब दिया। उसके मास्टर के यह शब्द अविनाश के कानों में ऐसे सुनाई पड़े जैसे बिजली गिर रही हो। वह वही घुटनों के बल नीचे गिर गया और आगे कुछ बोल नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा तो था लेकिन उसकी आत्मा खत्म हो गई थी। आकर्ष। आखिर में वह बस एक ही शब्द चिल्ला पाया। इसी एक शब्द में उसकी सारी ऊर्जा समा चुकी थी। वह इतनी जोर से चिल्लाया था कि उसका गला बैठ गया था। यह नाम सुनकर सुबाहु को भी समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि उनके शिष्य के साथ यह सब कुछ क्यों हुआ। कुछ समय पहले उन्होंने सुना था कि अजताब के एक शिष्य को भी आकर्ष ने इसी तरह से घायल किया था और उसके बाद उसका भी चक्रमूल गायब हो गया था। पहले तो सुबाहु को 1% भी विश्वास नहीं हुआ था।
लेकिन अब अपने खुद के शिष्य की हालत देखकर उन्हें समझ में आ चुका था कि इन सब का कारण आकर्ष ही है। गुस्से में वह अपने महल से रवाना हुए और आकर्ष को सजा देने के लिए उसके महल के बाहर आ गए। यहाँ आकर उन्होंने आकर्ष को आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। भले ही वह एक प्रथम श्रेणी के एल्डर थे, लेकिन उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि जबरदस्ती किसी शिष्य के महल में घुसकर उसे सजा दे दे। इसलिए वह न्याय समूह के एल्डरों के पास गए और उन्हें इस बारे में बताया। सारा मामला समझने के बाद न्याय समूह के कुछ एल्डर आकर्ष के महल में जबरदस्ती घुसे। जब उन्होंने अंदर के क्षेत्र का निरीक्षण किया, तब जाकर उन्हें समझ में आया कि आकर्ष तो गुरुकुल से भाग चुका है। यह पूरा मामला न्याय समूह के अधीन आ चुका था, तो कुछ ही देर में न्याय समूह के सभी एल्डरों को इस बारे में पता चल गया। सिर्फ कुछ मिनटों में यह खबर जनार्दन तक पहुंच गई। उसी समय पर मुकेश भी अपने पिता से मिलने वहां पर आया। आपने सुना बाहर क्या खबर फैली हुई है? मुकेश ने अपने पिता जनार्दन से पूछा। मैंने सुना, आकर्ष गुरुकुल से भाग चुका है, जनार्दन ने बिल्कुल शांत स्वर में जवाब दिया। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें गुस्सा और कर्कशता भी झलक रही थी। आपने तो कहा था कि गुरुकुल के बाहर आपके लोगों का कड़ा पहरा होगा और आकर्ष गुरुकुल से बाहर कदम तक नहीं रख पाएगा। तो फिर वह गुरुकुल से बाहर कैसे चला गया? मुकेश ने पूछा। यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर वह सच में सभी की नजरों के सामने से गायब हुआ है, तो पक्का किसी ने उसकी मदद की है। और मदद भी किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की गई है जो ताकत के मामले में मेरे सारे लोगों से बहुत ज्यादा आगे हैं। जनार्दन ने एक अनुमान लगाते हुए जवाब दिया। तो अब क्या करें? क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? मुकेश ने गुस्से से भरे स्वर में पूछा। पहले उसे गुरुकुल में आने दो, उसके बाद उसे सजा मिलेगी। अजिताभ के शिष्य का जब चक्रमूल गायब हुआ था तो किसी के भी पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन इस बार हमारे पास पक्का सबूत है। इस बार वो न्याय समूह की पकड़ से बच नहीं पाएगा। लेकिन इसके लिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि गुरुकुल से बाहर यह खबर न जाए, क्योंकि अगर गुरुकुल के बाहर यह खबर गई तो आकर्ष पहले ही सचेत हो जाएगा और फिर शायद वह वापस न आए। जनार्दन ने कहा। आकर्ष को इस समय इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि अग्नि गुरुकुल के उच्च अधिकारी उसको पकड़ने के लिए क्या जाल बिछा रहे हैं। उसका पूरा ध्यान तो साधना पर था। शक्ति स्तंभ की चौथी मंजिल पर आए हुए उसे लगभग 2 महीने बीत चुके थे। बाहरी दुनिया में यह समय सिर्फ 6 दिन के बराबर था। अच्छी बात यह थी कि इस बार की साधना ने उसके ऊर्जा स्तर में वृद्धि कर ली थी और अब वह प्रज्ञा मंडल के चरम पर पहुंच चुका था। आगे उसे नव मंडल में प्रवेश करने के लिए कुछ और महीनों का समय लगने वाला था। लेकिन उससे पहले आकर्ष अपनी दिव्य योग्यताओं पर भी काम करना चाहता था। उसकी योजना कुछ इस प्रकार की थी कि अब उसके पास सिर्फ 4 दिनों का समय बचा था। चौथी मंजिल पर यह समय 1 महीने के बराबर था। 1 महीने तक अपना पूरा ध्यान दिव्य योग्यताओं पर केंद्रित करने के बाद वह सराय छोड़कर जाने वाला था और अपने अगले शिकार की तलाश करने वाला था ताकि अपने चक्र मूल को नीले रंग का कर सके। 1 महीने का समय भी ज्यादा लंबा नहीं था। अभ्यास में यह समय कब गुजर गया पता ही नहीं चला। आखिरी का दिन जब बच गया था तब आकर्ष अपने शक्ति स्तंभ से बाहर आया और अपने घर के बगीचे में बैठकर आराम करने लगा। लगभग 2 घंटे तक उस वातावरण में बैठे रहने के बाद वह घर से बाहर निकला और वापस सराय के उस काउंटर पर आ गया जहां पर उसने आधी कीमत दी थी। बुजुर्ग अवस्था का आदमी अभी भी वहीं पर बैठा था।
आकर्ष ने उसे अपने घर की चाबी दी और साथ में बाकी की आधी कीमत देकर सराय से बाहर निकल गया। जैसे ही उसने सराय से बाहर अपना कदम रखा, उसने तुरंत महसूस कर लिया कि बाहर क्या चल रहा है। कई सारे योद्धा छुपकर सिर्फ उसी पर नजर रख रहे थे। अब यह कौन है? आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से सवाल किया। पता करने के लिए वह सराय से बाहर निकला और ऐसा दिखावा करते हुए आगे बढ़ने लगा जैसे उसने अभी तक उनकी मौजूदगी को महसूस नहीं किया है। उसका नाटक इतना अच्छा था कि सारे नजर रखने वाले योद्धा उसके झांसे में आ गए और बिल्कुल निश्चित होकर उसका पीछा करने लगे। पहले तो आकर्ष को सिर्फ शक था, लेकिन अब उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि इन सभी लोगों का संबंध उन 3 लोगों से हो सकता है जिसको उसने यहाँ शहर में आने के बाद खत्म किया था। लगता है किस्मत आज मेरे साथ है। मैं तो सराय से बाहर आया था ताकि अपने लिए किसी शिकार को ढूंढ सकूं। लेकिन यहाँ तो एक साथ इतने सारे शिकार खुद से मेरे पीछे चलते हुए आ रहे हैं। अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा। नीला चक्रमूल और नवमंडल में प्रवेश। जब भी कोई छोटे शिकारी किसी शिकार का पीछा करते हैं तो किसी बड़ी शिकारी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। आकर्ष ने जब देखा कि कुछ लोग उस पर नजर रख रहे हैं तो उसे तुरंत समझ में आ गया कि कोई बड़ा शिकार जरूर आएगा। इसलिए उन सारे लोगों को लेकर आकर्ष शहर से बाहर निकल गया। जब पीछा करने वाले योद्धाओं ने आकर्ष को बाहर जाते देखा तो उन्हें थोड़ा संदेह हुआ, क्योंकि अगर कोई भी योद्धा होता तो वह इस समय पर शहर से बाहर निकलने का फैसला बिल्कुल भी नहीं करता, वह भी अकेले। सभी योद्धाओं ने अपने सरदार यानी कि लवीश के पास संदेश भेज दिया ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो लवीश को पहले ही पता चल जाए। कुछ ही देर में आकर्ष शहर के बाहर वाले जंगल में आ गया और सही मौका देखकर एकदम से सभी की आंखों के सामने से गायब हो गया। कहाँ गया वो? आकर्ष के गायब होते ही वह सभी योद्धा जो छुपकर उस पर नजर रख रहे थे और उसका पीछा कर रहे थे, एक एक करके सामने आने लगे। वुश! इसी पल का तो आकर्ष इंतजार कर रहा था। उन सभी के सामने आते ही उसने उन पर प्रहार करना शुरू कर दिया। जब तक वह सभी लोग कुछ प्रतिक्रिया देते, उनमें से अधिकांश मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। वह सब के सब नवमंडल के योद्धा थे, जिस कारण आकर्ष को उन्हें खत्म करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई। उसने सिर्फ 9 योद्धाओं को जिंदा छोड़ा। उनको भी सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ गया था ताकि उनसे काम की जानकारी हासिल कर सके। उनमें से एक योद्धा के गले पर तलवार रखते हुए आकर्ष ने कर्कश आवाज में पूछा, कौन हो तुम लोग और मेरा पीछा किस लिए कर रहे हो? उसका यह सवाल सुनकर सारे योद्धा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो तुम लोग धारा समूह से हो। यहाँ मेरे पास उस जादुई अंगूठी को लेने आए हो, है ना? आकर्ष ने उन सभी योद्धाओं से पूछा। इससे पहले तो वह सभी कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे, लेकिन जैसे ही आकर्ष ने उनके समूह का नाम लिया, सभी के चेहरे के भाव बदलने लगे। मुझे तुम्हारे सरदार से मिलना है। कहाँ पर है वो? आकर्ष ने अपना अगला सवाल किया। उन सभी योद्धाओं के स्वभाव को देखकर उसे यह बात तो समझ में आ चुकी थी कि उन सभी को यहाँ पर मरने के लिए ही भेजा गया था। वह उन्हें कितना भी प्रताड़ित कर दे, उनमें से कोई भी जानकारी नहीं देने वाला था। इसलिए उसने वही रास्ता चुना जिसमें दोनों का फायदा था। उसे पता था कि अगर वह उनके साथ उनके सरदार से मिलने चलेगा तो वह लोग इसके लिए तुरंत मान जाएंगे। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे सरदार यहाँ पर थोड़ी ही देर में आने वाले हैं।
उन सभी 9 योद्धाओं में से एक योद्धा ने आकर्ष से कहा। यह सुनकर आकर्ष ने अपनी तलवार वापस खींच ली। अब जब बड़ा शिकार खुद वहां पर चलकर आ रहा था तो उन छोटे शिकारों को मारकर क्या मतलब। थोड़ी ही देर में लवीश वहां पर पहुंच गया। उसे लग रहा था कि उसके लोगों ने आकर्ष को पकड़ रखा होगा, लेकिन जब उसने वहां का नजारा देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। उसके कई सारे आदमी वहां पर बेजान होकर जमीन पर पड़े थे। वुश! इससे पहले कि लवीश अपने लोगों की मृत्यु का बदला ले पाता, उसका खुद का शरीर कमजोर होकर जमीन पर गिर गया। अचानक से ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और अगले ही क्षण उसकी चेतना हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। उसके साथ सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ था कि मरने के बाद भी उसे समझ में नहीं आया था कि उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। लवीश के सारे साथी हैरान होकर अपनी जगह पर खड़े थे और यह पूरा नजारा देख रहे थे। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ था कि उन्हें भी प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं मिला था। वह तो जब उन्होंने देखा कि जिस व्यक्ति का वह पीछा कर रहे थे वही व्यक्ति लवीश के मृत शरीर के पास खड़ा है, तब जाकर उन्हें समझ में आया कि उसी ने उनके सरदार पर प्रहार किया था। लवीश के सिर को सामने से चीरते हुए एक तलवार उसके आधे सिर में घुसी हुई थी। वरिष्ठ पिनाक, इसके चक्र मूल को अवशोषित करने में मेरी मदद करें। लवीश के मृत शरीर के ठीक सामने खड़े होकर आकर्ष ने वरिष्ठ पिनाक से कहा। अब तक आकर्ष यह पूरी प्रक्रिया इतनी बार दोहरा चुका था कि अब तो इस पूरी प्रक्रिया को खत्म करने में उसे मुश्किल से आधे मिनट का समय लगता था। वैसे यह बात भी थी कि चक्रमूल का रंग जितना ज्यादा गहरा होता था उसको अवशोषित करने में उतना ही ज्यादा समय लगता था। आकर्ष की किस्मत काफी अच्छी थी क्योंकि लवीश का चक्रमूल आसमानी रंग का था। उसको अवशोषित करते ही आकर्ष के चक्रमूल का रंग बदलकर नीला हो गया। आपका चक्रमूल अब नीले रंग का हो चुका है, वरिष्ठ पिनाक ने संदेश भेजकर आकर्ष से कहा। अभी तक क्योंकि उसने शैल मंडल में प्रवेश नहीं किया था तो वह खुद अपने चक्रमूल के रंग को नहीं देख सकता था। हर बार उसे वरिष्ठ पिनाक की ही मदद लेनी पड़ती थी। नीले रंग के चक्रमूल के साथ अब जब उसने फिर से ऊर्जा को अवशोषित करने की कोशिश की तो उसने पाया कि वह पहले की तुलना में लगभग 50% ज्यादा जल्दी ऊर्जा अवशोषित कर पा रहा था। यानी कि पहले अगर उसे अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में 9 दिन का समय लग रहा था तो अब वही समय घटकर 6 दिन में बदल गया था। इस नई रफ्तार के साथ वह और भी ज्यादा जल्दी प्रज्ञा मंडल के चरम से नव मंडल के पहले स्तर में प्रवेश कर सकता था। अपने चक्रमूल के रंग में परिवर्तन करने के बाद आकर्ष ने लवीश की जादुई अंगूठी को अपने पास रख लिया और वहां से रवाना हो गया। लेकिन जाने से पहले उसने मुड़कर लवीश के साथियों की तरफ देखा और कहा, अगर कोई पूछताछ करने आए तो कह देना कि लवीश को अंश ने मारा है। इतना कहने के बाद आकर्ष वहां से गायब हो गया। उसने जानबूझकर यहाँ पर एक दूसरा नाम इस्तेमाल किया था क्योंकि उसे पता था कि एक बार जैसे ही यह खबर बाहर फैलेगी कि किसी ने लवीश को मार दिया तो सभी उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो बेहतर था कि उन्हें दूसरा नाम बताकर गलत दिशा में भेज दिया जाए। जिस लवीश को उसने खत्म किया था वह भले ही शैल मंडल के तीसरे स्तर का योद्धा था, लेकिन सबसे बड़ी शूरवीर सूची में उसका नाम काफी ऊपर दर्ज था। उसका स्थान 266वां था। इसी कारण से आकर्ष को पूरा विश्वास था इस खबर को हल्के में नहीं लिया जाएगा। कालगढ़ शहर में वापस लौटने के बाद उसने एक दूसरी सराय में अपने लिए घर किराए पर लिया और शक्ति स्तंभ में जाकर साधना करने लगा। इस बार उसने फैसला कर लिया था कि जब तक वह नव मंडल में प्रवेश नहीं करेगा तब तक शक्ति स्तंभ से बाहर नहीं आएगा। बाहर की दुनिया में वही हो रहा था जैसा उसने सोचा था।
कुछ ही घंटे में यह खबर पूरे शहर में फैल गई कि अंश नाम के एक नए योद्धा ने लवीश को खत्म करके शूरवीर सूची में 266वां स्थान हासिल कर लिया है। एक नए योद्धा के द्वारा जगह बनाना, वह भी इतने ऊपर, कोई सामान्य बात नहीं थी। कुछ दिनों में तो यह खबर पूरे उच्चतल में फैल गई। शहर के कई बड़े बड़े समूह, यहाँ तक कि उच्चतल की भी कई बड़ी बड़ी ताकतें अंश को खोजने में लग चुकी थी। अग्नि गुरुकुल तक भी इस खबर को पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। हर जगह अंश के बारे में चर्चा रही थी, लेकिन अग्नि गुरुकुल के एक भी सदस्य को यह पता नहीं था कि जिस अंश का नाम अभी प्रसिद्ध हुआ है, वह असल में कोई और नहीं बल्कि आकर्ष है। जब अविनाश तक यह खबर पहुंची तो एक बार फिर वह गुस्से से उबल पड़ा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अंश नाम का यह नया योद्धा उसके जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। असल में अपने नीले रंग के चक्रमूल के साथ अविनाश काफी जल्दी शूरवीर सूची में अपना स्थान बदल रहा था। उसे विश्वास था कि अगर वो इसी तरह से साधना करता रहा तो वह दिन दूर नहीं होगा जब शूरवीर सूची के शीर्ष 100 स्थानों में उसका नाम दर्ज होगा। यह सिर्फ उसका सपना नहीं था, बल्कि इस सपना के लिए वो बहुत कड़ी मेहनत भी कर रहा था। लेकिन आकर्ष के आने के बाद जैसे अविनाश को किसी की नजर लग चुकी थी। अब तो उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि कभी शीर्ष 500 स्थानों में अपना स्थान बनाकर रखने वाला आज 537वें स्थान पर आकर गिर चुका था। बदला लेने के लिए अविनाश का खून खौल रहा था। बार बार उसके दिमाग में वही लड़ाई चल रही थी जो उसके और आकर्ष के बीच में हुई थी। अचानक से उसे कुछ याद आया। एक मिनट, आकर्ष अपनी दिव्य योग्यता की मदद से अपनी ताकत बढ़ा सकता है, लेकिन किसी भी दिव्य योग्यता में इतनी क्षमता नहीं है कि वह शैल मंडल के 3 स्तरों के अंतर को भर दें। तो फिर उसने मुझे जख्मी किया कैसे? अविनाश ने मन ही मन अपने आप से पूछा। अब जब उसने इस बारे में सोचना शुरू किया तो काफी सारे रहस्य उसके सामने खुलकर आने लगे। आखिर में उसे एक मजबूत कड़ी मिल गई। उसे अच्छे से याद था कि आखिरी समय पर आकर्ष ने एक अलग तलवार का इस्तेमाल किया था जिस कारण से वह कमजोर पड़ गया था और आकर्ष के हाथों हार गया था। लेकिन जहां तक उसे पता था तो ऐसा कोई भी अस्त्र नहीं था जो किसी योद्धा की ताकत में इतनी ज्यादा वृद्धि कर सकता था। नहीं, एक अस्त्र है, उसके बारे में मैं कैसे भूल गया। परम श्रेणी के अस्त्र किसी भी योद्धा को ऐसी ताकत दे सकते हैं। अविनाश ने आश्चर्य और अविश्वास से भरे स्वर में अपने आप से कहा। उसे यह तो पता नहीं था कि आकर्ष के पास इस प्रकार का अस्त्र कैसे आ गया था, लेकिन इस बात को लेकर वो पूरी तरह से सुनिश्चित था कि आकर्ष का अस्त्र एक परम श्रेणी का अस्त्र है। पहले की बात होती तो अविनाश इस बात को अपने तक ही सीमित रखना, क्योंकि अगर बाहर के लोगों को इस बारे में पता चल जाता तो वह सभी इस अस्त्र को हासिल करने की कोशिश करते। लेकिन अब स्थिति थोड़ी बदल गई थी। अविनाश का ऊर्जा स्तर बिल्कुल स्थिर हो चुका था। बिना चक्र मूल के ना तो उसमें वृद्धि हो रही थी और ना ही कमी। इस स्थिति में सबसे बेहतर विकल्प यही था कि वह अपने मास्टर से इस बारे में मदद मांगे। अगर उसके मास्टर आकर्ष को मारकर वह अस्त्र हासिल कर लेते हैं तो एक प्रकार से न सिर्फ अविनाश को अपने मास्टर का समर्थन प्राप्त होगा बल्कि अपने मास्टर पर उसका एक एहसान भी चढ़ जाएगा। इस एहसान के बदले वो अपने मास्टर से कोई भी एक बड़ी मदद मांग सकता था। यही सोचकर वह अपने मास्टर सुबाहु से मिलने आ गया। अगर कोई और होता तो अब तक अविनाश का साथ छोड़ चुका होता, लेकिन सुबाहु ऐसे नहीं थे। भले ही अविनाश के पास अब चक्रमूल नहीं था, लेकिन अविनाश आज भी उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण था जितना पहले था। क्या हुआ अविनाश? तुम इतनी जल्दबाजी में मुझसे मिलने कैसे आए? क्या कोई जरूरी काम था?
सुबाहु ने बिल्कुल शांत स्वर में अविनाश से आने का कारण पूछा। मास्टर, मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि आकर्ष के पास परम श्रेणी का कोई अस्त्र है। अविनाश ने बहुत ही धीमी आवाज में अपने मास्टर से कहा। परम श्रेणी का अस्त्र? इतना सुनते ही सुबाहु के चेहरे के भाव बदल गए। उनके जैसे प्रथम श्रेणी के एल्डर का चेहरा भी उत्साह से खिलने लगा था। ऐसा तो होना ही था। आखिरकार यहाँ पर किसी सामान्य स्तर की बात नहीं हो रही थी। एक परम श्रेणी के अस्त्र की बात हो रही थी, और आज तक चाहे निम्नतल हो या फिर उच्चतल, दोनों ही जगहों पर इस प्रकार के सिर्फ 10 अस्त्र थे। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसके पास एक परम श्रेणी का अस्त्र था? सुबाहु ने बहुत जल्द अपने भावों पर नियंत्रण कर लिया और अपने शिष्य अविनाश से पूछा। इस पर अविनाश ने विस्तार से उस लड़ाई का वर्णन किया जो उसकी आकर्ष के साथ हुई थी। उसने सब कुछ बड़े ही स्पष्ट तरीके से बताया था। पूरी बात सुनकर सुबाहु कुछ देर के लिए चुप हो गए। अपने मास्टर को इतना मौन देखकर अविनाश ने भी आगे कुछ नहीं कहा और अपने मास्टर के बोलने का इंतजार करने लगा। काफी देर तक सोचने के बाद उसके मास्टर सुबाहु ने कहा, जहां तक मुझे जानकारी है तो सभी परम श्रेणी के अस्त्रों में कुछ तलवारें भी हैं। उनमें से एक तलवार ऐसी है जिसके साथ अगर प्रहार किया जाए तो दुश्मन को पता नहीं चलता कि कौन से अस्त्र का इस्तेमाल किया गया है। जिस प्रकार से तुमने सारे दृश्य का वर्णन किया है, उसके बाद मुझे लगता है कि आकर ने जरूर इसी तलवार का इस्तेमाल किया होगा। अपने मास्टर की यह बात सुनकर अविनाश ने कहा, मास्टर, यह अस्त्र अभी भी आकर्ष के पास ही होना चाहिए। लेकिन आकर्ष पर तो मेरे चक्र मूल को नष्ट करने का आरोप है। जहां तक मुझे पता है तो न्याय समूह के एल्डर जनार्दन और उनका बेटा मुकेश दोनों ही आकर्ष से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और उससे बदला लेने के लिए तत्पर बैठे हैं। ऐसे में अगर हमने कुछ नहीं किया तो आकर्ष वापस गुरुकुल में लौट आएगा और उस समय पर न्याय समूह द्वारा उसे पकड़ लिया जाएगा। जिस प्रकार का एल्डर जनार्दन का स्वभाव है, उसके साथ पूरी संभावना है कि वह खुद ही आकर्ष को मरवाने की कोई साजिश रच देंगे। अगर ऐसा हुआ तो उसकी जादुई अंगूठी एल्डर जनार्दन को मिल जाएगी। अगर आकर्ष को कोई सजा नहीं भी मिली तो भी मुझे लगता है कि जनार्दन उसे फंसाकर उसे मरवा देंगे। अगर हमें अस्त्र हासिल करना है तो उसे गुरुकुल में आने से पहले बाहर ही खत्म करना होगा। मेरी माने तो आप खुद ही गुरुकुल से बाहर जाकर आकर्ष का पता लगाइए और उसे गुरुकुल में आने से पहले खत्म कीजिए। गुरुकुल से बाहर अगर उसे खत्म किया गया तो किसी को आप पर शक भी नहीं होगा। ऊपर से गुरुकुल के नियम भी आप पर लागू नहीं होंगे। अविनाश की यह बात सुनकर सुबाहु फिर से कुछ देर के लिए चुप हो गए। इतना तो तय था कि उन्हें अपने शिष्य की पूरी योजना काफी ज्यादा पसंद आई थी, लेकिन अब समस्या यह थी कि आकर्ष का पता कैसे लगाएं और उसको गुरुकुल में आने से कैसे रोके। मैं न्याय समूह के कार्यालय में जाकर हमारी शिकायत को वापस ले लेता हूँ। न्याय समूह के एल्डो से मैं कह दूंगा कि तुमने खुद अपनी गलती से अपने चक्र मूल को नष्ट कर दिया है। इसे आकर्ष को वह लोग अपराधी साबित नहीं कर पाएंगे। तुम चिंता मत करो, भले ही उनकी नजरों में आकर्ष अपराधी ना हो, लेकिन तुम्हारा बदला हर कीमत पर लिया जाएगा। इसके अलावा अगर मुझे वो अस्त्र मिल गया तो इसके लिए मैं तुम्हें भी काफी बड़ा इनाम दूंगा। सुबाहु ने अपने शिष्य अविनाश से कहा। इसके बाद उन्होंने अविनाश के जवाब का भी इंतजार नहीं किया और तुरंत वहां से गायब हो गए। अविनाश, तुमने अभी जो बात मुझसे कही है, इसके बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। उनके वहां से जाने के बाद उनके द्वारा भेजा गया संदेश अविनाश को प्राप्त हुआ।
यह संदेश सुनकर अविनाश को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसके मास्टर ने उससे यह शब्द क्यों कहे हैं। कुछ देर बाद सुबाहु ने न्याय समूह के कार्यालय में वहां मौजूद एल्डर से शिकायत वापस लेने का निवेदन किया। न्याय समूह का एक नियम था कि अगर किसी शिष्य पर कोई शिकायत दर्ज करवाई गई है तो उस शिकायत को आसानी से वापस नहीं लिया जा सकता था। शिकायत दर्ज तो कोई भी सामान्य एल्डर कर सकता था, लेकिन अगर शिकायत को वापस हटवाना है तो इसके लिए उप प्रमुख की जरूरत पड़ती थी। उस एल्डर ने संदेश भेजकर एल्डर जनार्दन को वहां पर बुलवाया। क्या मैं जान सकता हूं कि शिकायत को वापस लेने का कारण क्या है? एल्डर जनार्दन ने सुबाहु से पूछा। जहां तक उन्हें जानकारी थी तो अभी कुछ समय पहले एल्डर सुबाहु आकर्ष को सजा दिलवाने के लिए तत्पर बैठे थे। तो अब अचानक से ऐसा क्या हो गया था कि वह शिकायत वापस ले रहे थे? कोई कारण नहीं है, बस मैं शिकायत वापस लेना चाहता हूं। मुझे पता है कि इसके लिए मुझे थोड़ी सजा मिलेगी, लेकिन क्योंकि मैंने सामने से अपनी गलती स्वीकार की है तो सजा बहुत छोटी होगी। आप अपनी सजा की पूरी प्रक्रिया शुरू करें। सुबाहु ने जल्दबाजी दिखाते हुए जवाब दिया। इससे एल्डर जनार्दन का शक और ज्यादा गहरा हो गया। उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि सुबाहु के इरादे कुछ ठीक नहीं हैं। लेकिन उन्होंने भी फिलहाल के लिए इस पूरे मामले को अपने तक सीमित रखा। वह खुद अपने स्तर पर पता लगाना चाहते थे। दूसरी तरफ गुरुकुल के कच्छप विभाग में एक मेहमान आ चुका था। यह मेहमान था कुशाग्र। विभाग में आने के बाद वो सबसे पहले एल्डर विभीषण से मिलने गया। तुम यहाँ पर? एल्डर विभीषण ने आश्चर्य से भरे स्वर में पूछा। जहां तक उन्हें जानकारी थी तो कुशाग्र अजिताभ का अच्छा दोस्त था, तो इस हिसाब से उसे अजिताभ से मिलने आना चाहिए था। फिर वह उनसे मिलने क्यों आया? एल्डर विभीषण, मुझे लगता है कि अजिताभ के साथ कुछ गलत हो गया है। कुशाग्र ने थोड़ा डरते हुए जवाब दिया। क्या मतलब? वैसे तो अजिताभ से एल्डर विभीषण को कोई ज्यादा मतलब नहीं था, लेकिन वह उनके विभाग का सबसे शक्तिशाली द्वितीय श्रेणी का एल्डर था। इसलिए उन्होंने कुशाग्र की बात को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया। मैं और अजिताभ एक जरूरी काम से निम्नतल में गए थे। जब काम लगभग पूरा होने वाला था तब अजिताभ ने मुझसे कहा कि मुझे वापस उच्चतल में जाना चाहिए ताकि निम्नतल और उच्चतल के बीच वाले द्वार पर नजर रख सकूं। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि दोनों तलों के बीच का द्वार अपने आप बंद होने लगा है। मैं डर गया। मैंने दूसरे द्वारों की जांच की, लेकिन सभी उस समय तक बंद हो चुके थे। अब मुझे यह तो नहीं पता कि निम्नतल में चल क्या रहा है, लेकिन इतना जरूर पता है कि अजिताभ की जान को खतरा है। अजिताभ ने अपनी प्राण ऊर्जा से जुड़ा एक प्रकाश पुंज मुझे दिया था जो अब बुझ चुका है। सिर्फ आपका गुरुकुल है जो इस मामले में कुछ कर सकता है, तो कृपया करके अजिताभ को बचाइए, कुशाग्र ने जवाब दिया। यह जवाब सुनकर एल्डर विभीषण के चेहरे का रंग पूरा पीला पड़ गया। इतने लंबे समय से वह गुरुकुल में थे, इस कारण उन्हें बहुत सी ऐसी बातों का पता था जिसके बारे में कुशाग्र तक नहीं जानता था। जितने भी द्वार निम्नतल से उच्चतल में जाने के लिए बनाए गए थे, वह सभी एक आवरण से जुड़े हुए थे जो मानव लोक और असुर लोक को एक दूसरे से अलग रखता था। जिसने इन द्वारों का निर्माण किया था उसी ने सभी को यह चेतावनी भी दी थी कि जिस दिन द्वार बंद हुए उसी दिन आवरण भी टूटेगा। उच्चतल के सामान्य लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन वहां के 3 सबसे शक्तिशाली गुरुकुलों के उच्च अधिकारियों को इसके बारे में पता था। अब एल्डर विभीषण को यह तो पता नहीं था कि जो जानकारी उनके पास थी वह कितनी सच है, लेकिन उन्हें इतना पता था कि इस मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
इधर कालगढ़ शहर में आकर्ष भी अपनी साधना से बाहर आ चुका था। उसके चेहरे पर इस समय खुशी का भाव साफ देखा जा सकता था। खुश होना बनता भी था क्योंकि उसने आज सफलतापूर्वक नवमंडल के पहले स्तर में प्रवेश कर लिया था। नवमंडल के पहले स्तर में पहुंचने के बाद अब बिना अपनी अवशोषण तकनीक की मदद के भी सिर्फ अपनी सूर्य ऊर्जा के बल पर उसकी ताकत शैल मंडल के पहले स्तर के योद्धा के जितनी हो चुकी थी। यह सब कुछ इतनी जल्दी संभव हुआ था उसके नीले रंग के चक्र मूल के कारण। अब बस कुछ समय और इसी तरह से अगर मेरा ऊर्जा स्तर बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं होगा जब मैं सफलतापूर्वक शैल मंडल के 9वें स्तर में प्रवेश कर लूंगा। उस समय पूरे उच्चतल में ऐसा कोई नहीं होगा जो मेरे सामने टिक पाएगा। उम्मीद करता हूं कि तब तक अग्नि गुरुकुल का गुरुकुल प्रमुख अपनी साधना से ना उठे। आकर्ष ने एक गहरी सांस लेते हुए अपने आप से कहा। उसका ताकतवर होना प्रत्यक्ष रूप से दिया की सुरक्षा के साथ जुड़ा था तो इसको वह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। ऊपर से अभी तो सिर्फ उसके पास नीले रंग का चक्र मूल था, फिर भी उसका ऊर्जा स्तर इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रहा था। एक बार अगर उसके पास बैंगनी रंग का चक्र मूल आ गया तब तो वह खुद भी नहीं जानता था कि उसके ऊर्जा स्तर के बढ़ने की रफ्तार कितनी तेज होने वाली थी। इसी बारे में सोचते हुए वह शक्ति स्तंभ से बाहर आया और सराय से बाहर निकलकर बाहर की खबर लेने की कोशिश की। इस समय तक वह काफी ज्यादा खुश था, लेकिन जैसे ही उसने बाहर की खबरें सुनी उसकी पूरी खुशी एक ही पल में गायब हो गई। जिस बात ने उसको सबसे बड़ा झटका दिया था वह यह था कि उच्चतल से निम्नतल में जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। उसका पूरा परिवार तो निम्नतल में था। फिर वह भला इस खबर को सुनकर चिंतित कैसे नहीं होता। नोट शैल मंडल से अमरता, मानव दानव महायुद्ध, योग पूर्ण, तीसरा तल।